नमस्कार दोस्तों, हमारे इतिहास के इस भाग 4 में हम दुनिया के सबसे स्वर्णिम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और मगध नामक राज्य पर नंद वंश का शासन था। उसी समय एक निर्धन कुल में एक बालक ने जन्म लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। कई मान्यताओं के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म एक मौर्य कुल में हुआ था जो या तो क्षत्रिय था या शूद्र जाति से जुड़ा हुआ था। उसकी माता अकेली थी और जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। परंतु चंद्रगुप्त में नेतृत्व, साहस और आत्मबल की चिंगारी बचपन से ही थी। चाणक्य तक्षशिला के विद्वान, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण थे। वे मगध के नंद सम्राट से अत्यंत अपमानित होकर प्रतिज्ञा ले चुके थे, जब तक मैं नंद वंश को समाप्त न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। इसी दौरान एक दिन उनकी नजर एक तेजस्वी बालक पर पड़ी। वह जंगल में शेर के बच्चों से खेल रहा था, निडर और चतुर। वह कोई और नहीं, चंद्रगुप्त था। चाणक्य को समझ आ गया, यह बालक ही भारत का भावी सम्राट बनेगा। उन्होंने उसे अपने साथ तक्षशिला ले जाकर राजकाज, राजनीति, युद्ध नीति, रणनीति, नेतृत्व और कूटनीति की गहन शिक्षा दी। चाणक्य ने उसे राजनीति का शेर बना दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध के शासक धनानंद के विरुद्ध योजना बनाई। धनानंद अत्यंत शक्तिशाली था, उसकी सेना विशाल थी, खजाना भरा हुआ था, लेकिन वह अहंकारी और क्रूर था। चंद्रगुप्त ने विद्रोह किया, पर प्रारंभ में असफल रहा। परंतु चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता, किसानों, सैनिकों और छोटे राज्यों का समर्थन जुटाया। लगभग 321 लंबे संघर्षों के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। यह थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत का पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त के नेतृत्व में शुरू हुआ। इधर पश्चिम में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि अब भारत में एक नया सम्राट उभरा है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने पराक्रम से सेल्यूकस को पराजित किया। अंततः दोनों में संधि हुई। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंपा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। दोनों राज्यों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। अब चंद्रगुप्त का साम्राज्य विशाल हो चुका था, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। उसने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें कर, युद्ध, कृषि, गुप्तचरी, न्याय और समाज व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई। एक मजबूत नौकरशाही, जासूसी तंत्र, नियमित सेना और राजस्व प्रणाली विकसित की गई। चंद्रगुप्त का शासन न्यायप्रिय, सशक्त और जनता की भलाई के लिए समर्पित था। सम्राट बनने के वर्षों बाद चंद्रगुप्त का मन भौतिक सुखों से हटने लगा। उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली और जैन धर्म को अपनाया। फिर उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपा और स्वयं दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, चले गए। वहीं उन्होंने कठोर तपस्या की और संलेखना, उपवास द्वारा मृत्यु द्वारा प्राण त्याग दिए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल के दौरान ही उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बिंदुसार। कुछ ग्रंथों में उनका नाम अमित्रघात, दुश्मनों का नाश करने वाला, भी मिलता है। उनकी माता का नाम ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट नहीं है, पर कुछ स्रोतों में उन्हें ग्रीक राजकुमारी हेलेना का पुत्र कहा गया है। हालांकि इस पर ऐतिहासिक मतभेद है।
बिंदुसार को बचपन से ही चाणक्य जैसे महान मंत्री और अपने पिता चंद्रगुप्त जैसे वीर राजा का सान्निध्य मिला। उनकी शिक्षा राजनीति, युद्धकला, प्रशासन में हुई। जब चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और संन्यास लेकर दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए, तो उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। यह समय था लगभग 297 ईसा पूर्व। बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया, विशेषकर दक्कन, दक्षिण पठार में, उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने दक्षिण भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया, परंतु तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्र मौर्य साम्राज्य से बाहर रहे। बिंदुसार के शासनकाल में भारत और यूनान के बीच अच्छे राजनयिक संबंध बने रहे। सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस, टॉलेमी, मागस्थनीज आदि विदेशी राजदूत भारत आए। ग्रीक लेखक एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी राजा से शराब, अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार का यह व्यवहार दिखाता है कि वे विदेशी सभ्यताओं से भी परिचित और समझदार राजनयिक थे। बिंदुसार के शासन के दौरान एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। चाणक्य उनके प्रमुख मंत्री बने रहे, परंतु बाद में एक दरबारी सुबंधु ने राजा के कान भर दिए। कहा जाता है कि बिंदुसार ने चाणक्य को गलतफहमी के कारण दरबार से निकाल दिया। इसके बाद चाणक्य ने निराश होकर प्राण त्याग दिए। यह घटना बिंदुसार के जीवन का एक दुखद पक्ष मानी जाती है। अशोक महान। अशोक का जन्म बिंदुसार के समय हुआ। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और मौर्य वंश के सबसे योग्य, पर प्रारंभ में उपेक्षित पुत्र माने जाते थे। कहा जाता है कि अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और रणनीतिक सोच वाला था, पर उसकी माता धर्मा या शुभद्रांगी निम्न कुल की मानी जाती थी, इसलिए उसे दरबार में ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी। फिर भी बिंदुसार ने उसकी योग्यता देखकर उसे उज्जैन और तक्षशिला का शासक बनाया। अशोक ने वहां विद्रोहों को कुचलकर अपनी सैन्य क्षमता साबित की। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई 273 ईपू, तब मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक के कई भाई थे, परंतु अशोक ने सबसे कड़े संघर्ष के बाद राजगद्दी पर अधिकार किया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए कई भाइयों को मार डाला। अंततः अशोक ने 269 ईपू में पूरी तरह से सत्ता संभाली और औपचारिक रूप से संविधान अनुसार 273 ईपू से उसका राज्यकाल माना जाता है। सिंहासन पर आने के बाद अशोक ने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। वह कठोर, निर्णायक और युद्धप्रिय शासक बना। उसने उत्तरी और मध्य भारत पर पूरी तरह नियंत्रण किया, लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक सैन्य कार्यवाही थी कलिंग पर आक्रमण। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, एक स्वतंत्र राज्य था जो कभी किसी साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। 261 ईपू में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। इतिहास कहता है लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, हजारों गांव और परिवार नष्ट हो गए। जब अशोक युद्ध के बाद मैदान में लाशों का ढेर और रोती हुई स्त्रियों बच्चों को देखते हैं, तो उनके हृदय में एक गहरा परिवर्तन होता है। वह कहते हैं, अब और नहीं, मैं तलवार से नहीं, धर्म से राज करूंगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उपगुप्त नामक भिक्षु से दीक्षा ली। अब वह केवल सम्राट नहीं रहा, वह धर्मराज बन गया। उसने हिंसा, पशुवध, युद्ध, जबरन धर्म परिवर्तन और कठोर दंड प्रणाली को समाप्त कर दिया।
अशोक ने धम्म को केवल धर्म नहीं बल्कि मानवता, नैतिकता, करुणा, सहअस्तित्व और न्याय के रूप में प्रचारित किया। बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, यूनान, मिस्र और अन्य देशों में भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, अशोक स्तंभ बनवाए, जिन पर धम्म के संदेश खुदे हुए हैं। अशोक ने 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, बैराट, दिल्ली, सारनाथ और अन्य जगहों पर संस्कृत व प्राकृत में आदेश खुदवाए। इनका उद्देश्य था धम्म का ज्ञान जनता तक पहुँचे। धम्ममहामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जो समाज में नैतिकता और सेवा का प्रचार करते थे। जानवरों के वध पर नियंत्रण, अस्पतालों की स्थापना, सड़कों और पेयजल की सुविधा जैसे कार्यों पर जोर दिया गया। अशोक महान केवल राजा नहीं था, वह विचार था, जो यह सिखाता है कि सच्चा राजा वह नहीं जो तलवार से राज करे, बल्कि जो करुणा से हृदय जीते। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईपू में हुई। उनके बाद कोई भी शासक वैसा प्रभाव नहीं छोड़ सका। कहते हैं कि उनकी मृत्यु सारनाथ या पाटलिपुत्र में हुई। उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। दशरथ मौर्य 232 लगभग 224 ईपू। अशोक के पोते अशोक के कई स्तूपों और गुफाओं को संरक्षित किया। संप्रति मौर्य लगभग 224-215 ईपू। बौद्ध धर्म का समर्थन जारी रखा, जैन धर्म में भी रुचि दिखाई। शालसूक मौर्य शालसूक मौर्य मौर्य वंश के एक प्रमुख शासक थे, जो संप्रति मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। शालसूक मौर्य संप्रति मौर्य के पुत्र थे। संप्रति मौर्य ने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया और जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संप्रति मौर्य के निधन के बाद शालसूक मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। शालसूक मौर्य का शासनकाल लगभग 215 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 185 ईसा पूर्व तक चला, जो मौर्य साम्राज्य के अंत का समय था। यह माना जाता है कि उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण यह था कि शालसूक के समय में प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो गया था और राज्यों में बढ़ती स्वायत्तता ने साम्राज्य को कमजोर किया। मौर्य साम्राज्य को लगातार आंतरिक समस्याओं और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ग्रीक आक्रमण और अन्य विदेशी शक्तियां मौर्य साम्राज्य के लिए चुनौती बन गईं। शालसूक मौर्य भी अपने पूर्वजों की तरह धार्मिक थे, लेकिन उनके समय में मौर्य साम्राज्य का धार्मिक दृष्टिकोण अधिक संप्रति मौर्य की तरह जैन धर्म के पक्ष में झुका था। शालसूक ने भी जैन धर्म को बढ़ावा दिया और इस धर्म से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई धार्मिक कार्य किए। हालांकि शालसूक के समय मौर्य साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था, फिर भी उनका शासन पहले की तरह मजबूत नहीं था। शालसूक मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। उनके बाद पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। यह घटना 185 ईसा पूर्व के आसपास हुई, जब पुष्यमित्र शुंग ने शालसूक मौर्य की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। देववर्मन मौर्य देववर्मन मौर्य के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है और वह मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बीच में बहुत प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि कुछ संदर्भों में देववर्मन मौर्य का नाम लिया गया है। शतधन्वन का शासनकाल। शतधन्वन मौर्य के बारे में उपलब्ध जानकारी बहुत सीमित है।
शतधन्वन मौर्य को मौर्य साम्राज्य के बृहद्रथ मौर्य के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल के बारे में कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका शासनकाल मौर्य साम्राज्य के पतन के समय के करीब था। उनकी भूमिका और मौर्य साम्राज्य के इतिहास में उनका स्थान एक साम्राज्य के अंतिम दिनों में एक संक्रमणकालीन शासक के रूप में था। बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य के पिता शतधन्वन मौर्य थे। बृहद्रथ मौर्य मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे, जिनका शासनकाल लगभग 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। उनका शासन मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रतीक माना जाता है। उनके शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो चुका था और इसका प्रशासन और सैन्य शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह घटना 185 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जब बृहद्रथ मौर्य ने एक सैन्य परेड का आयोजन किया। पुष्यमित्र शुंग, जो उनके सेनापति थे, ने उन्हें सार्वजनिक रूप से मार डाला और मौर्य साम्राज्य का अंत किया। इस घटना के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और मगध में शासन किया, और उनकी हत्या ने मौर्य वंश की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त किया।